दोस्तों नमस्कार। आज हमारा छत्तीसगढ़ एलआरसी का चौथा लेक्चर है और आज हम 128 से हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। जितना भी कवर हो जाए अच्छा होगा और चार्ट के माध्यम से आपको याद ही चीज़ें हो जानी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 126 भी पढ़ लिया, सदोष कब्जा की बेदखली के बारे में बात कर रहा है जो, है ना। विवाद के संबंध में अगर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, 125 पढ़ा था कि अगर विवाद है भू सर्वेक्षण और भूखंड संख्यांक वाले में, और 127 का उसके साथ हमने 3 भी पढ़ा था, है ना। तो जो डिसॉल्व कौन करता है, वहाँ पे कलेक्टर कर रहा था, यहाँ पे तो विवाद का निपटारा तहसीलदार ही कर रहा था। तो इस तरीके से अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो तो आप चैप्टर 10 अच्छा कर सकते हो। अब हमारा जो था कि सेक्शन 128 है ना, 128 क्या बोलता है, 128 ये बोल रहा है कि सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह दो तरीके की बात करता है। आप भूधारक जो है वो मरम्मत कराने के लिए क्या है, बाध्य है। क्या है वो, बाध्य है, बाउंड है उस चीज के लिए कि आपको मरम्मत करानी है। तो सबसे पहले यही वाली बात बोल रहा है। दूसरी चीज इसमें क्या निकल के आती है कि आपने अगर उचित मरम्मत नहीं करवाई, अब इसमें जो टाइम पीरियड दिया है, देखो क्या दिया, प्रति वर्ष नवंबर माह की समाप्ति के पश्चात और 1 मार्च के पूर्व उनकी उचित मरम्मत करवाए। मतलब उचित मरम्मत कितने मार्च के, 1 मार्च के पूर्व करवाएगा। कितने मार्च के पूर्व भैया, 1 मार्च के पूर्व करवाएगा उचित मरम्मत, और नवंबर माह की समाप्ति के पश्चात, ठीक है। तो अगर आप उल्लंघन करते हो इस चीज का तो 100 रुपए आपसे प्रति सीमा चिन्ह के हिसाब से भू राजस्व के तौर पर वसूलेगा। कौन वसूलेगा, ये दो लोग वसूलते हैं। एक तो आपका वसूलने वाला व्यक्ति है तहसीलदार और आरओ, तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर, ये दोनों। और आपको पता ही है 15 दिए गए हैं सीजीएलआरसी में, ठीक है। चलिए अब ये बोलता है पटेलों के बारे में, क्या करता है, 1 नवंबर की समाप्ति के मास की पश्चात क्या होता है कि पटेल को लिखित सूचना देनी पड़ती, किसको, धारक को, काहे की, त्रुटि की। कि अगर कोई सीमा चिन्ह में, सर्वेक्षण चिन्ह में अगर कोई त्रुटि है तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी, किसको, भूधारक को देनी पड़ेगी भैया। और अपेक्षा करेगा, क्या अपेक्षा करेगा, वही वाली चीज जो अभी बोला है कि भैया वो 1 मार्च के पूर्व क्या कर दे, मरम्मत, ठीक है। ये वाली अपेक्षा वो करता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। 127 भी आपको पता ही है कि जिसमें सीमांकन और सीमाएं की पंक्तियां का अनुरक्षण करने का दायित्व तो बता रहा था कि भैया मेंटेन करना है, किसको करना, वो भी धारक को ही करना है। और नहीं करता है तो तहसीलदार क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा और लैंड रेवेन्यू के तौर पे जो भी शास्ति है वो वसूल कर सकेगा। ये आपका 127 था, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, उसमें सीमाओं का अनुरक्षण के बारे में और इसमें चिन्ह के बारे में बात हो रही है। क्लियर। चलिए 130 130 क्या बोलता है, देखिए। अब 130 की आप अगर हेडिंग देखने जाते हैं तो वो भी किसके बारे में बात कर रहा है, 130 सीमा चिन्ह सर्वेक्षण चिन्ह को विनिष्ट करने या क्षति पहुंचाने या हटाने के लिए शास्ति। अगर आप सीमा चिन्ह सर्वेक्षण चिन्ह को विनिष्ट करने, क्षति पहुंचाते हो, हटाने की कोशिश करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी। और वो पेनल्टी कहाँ बता दी है ने, शास्ति बताइए 130 में। क्या शास्ति है, किस मामले में शास्ति है, दोनों चीजें फिर से आ गई आपकी। एक तो आपका आ गया सीमा चिन्ह और दूसरा जो आपका है सर्वेक्षण चिन्ह। एक आपका है सीमा चिन्ह और दूसरा जो आपका है सर्वेक्षण चिन्ह। तो सीमा चिन्ह और सर्वेक्षण चिन्ह की शास्ति मतलब हटाने के लिए शास्ति के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। कितनी चीजें निकल के आ रही हैं, 3 चीजें हमने पढ़ी। एक तो विनिष्ट कर रहे हो, विनष्ट, एक तो क्या कर रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो, और एक आप क्या कर रहे हो, हटाने की क्या कर रहे हो, कोशिश में लगे हो। तो ये वाली चीजें आपको, तो फिर पेनल्टी कितनी लगेगी, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, कितनी है भैया, 5000 रुपये। कितनी है, 5000 रुपये। और ये कौन, ये किसके द्वारा लगाई जाएगी, तहसीलदार या आरओ, कौन लगाएगा, तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर, दोनों है भैया। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पे। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन ये अथॉरिटी में ही तो गलती हो रही है ना। अगर आपको पता चल जाए कि छोटे मोटे काम है तो आरओ भी कर सकता है और तहसीलदार करेगा, तो ये आप लगा सकते हो, है ना। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान देना है। ऐसे हर जगह आप लोग, जैसे कि अभी 125 पढ़ा था, उसमें आरओ तो नहीं था लेकिन उसमें कलेक्टर जरूर मिल गया था, मिला था कि नहीं मिला था, अंतिम निश्चय कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। चलिए 131 पे आ जाइए। 131 और 125 दोनों में विवाद की कंडीशन है। 131 में देखिए जरा क्या बोल रहा है,
इसमें बोल रहा है कि मार्गाधिकार या अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। वो भी किसके अधीन? रूढ़ी के अधीन, के हमें भैया प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हो तो अब क्यों मना कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई बात होती है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। तो ये वाली बात, इसलिए मैंने 125 का भी बोला कि 125 में भी क्या लिखा है? 125 में निपटारा ही तो लिखा है कि भूखंड संख्या और सर्वेक्षण संख्या ग्राम में या नगरीय क्षेत्रों के संबंध में अगर कोई वो विवाद है तो उसका निपटारा तहसीलदार करेगा, ठीक है। और सीमा चिन्ह उसकी मरम्मत संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा 127 के 3 में आपका कौन करेगा? कलेक्टर कर देगा। तो ये वाली चीज वहां से भी रिलेट कर लो, यहीं के यहीं बाजू में बना लो अगर ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है तो, ठीक है। 131 क्या बोल रहा है? 131 ये सुखाचार वाले मार्गाधिकार लिख लो सीधा, सुखाचार क्यों? मार्गाधिकार, मार्गाधिकार और प्राइवेट सुखाचार, प्राइवेट सुखाचार ये खुद के यूज के लिए है, ये सबके यूज के लिए है। अगर इसके संबंध में कोई अधिकार के संबंध में अगर कोई विवाद है, क्या है? विवाद है, तो उसको निपटाएगा कौन? तहसीलदार। यहाँ पे आरओ लिखा है क्या? ओनली तहसीलदार लिखा है, ठीक है। वो भी स्थानीय जांच करने के पश्चात रूढ़ी के प्रति निर्देश और सम्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? वो भैया विनिश्चित करेगा। ये वाली चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आ जाइए 132। 132 क्या बोल रहा है? सार्वजनिक मार्ग में बाधा उपस्थित करना शास्ति। कितनी शास्ति है भैया अगर सार्वजनिक मार्ग में अगर बाधा उपस्थित होती है? आ जाइए तो देख लो 10,000 रुपये लिखा है। कितना लिखा है? 10,000 रुपये। अगर रोड पे कोई सार्वजनिक मार्ग में आप पत्थर पटक दोगे तो कितना लगेगा चार्ज? ये तो जो नॉर्मल चीज आपको याद होनी चाहिए कि 10,000 रुपये लगेगा। और 10,000 रुपये कौन लगाएगा भैया? आपका तहसीलदार लगाता है। कौन लगाता है? तहसीलदार। मतलब आपका चैप्टर 10 से अगर आपको क्वेश्चन बनता है ना तो तहसीलदार तो आंख बंद करके आप पहला ऑप्शन देखना उसको, फिर बाद में अगर आपको ध्यान आ जाता है, पर्टिकुलर कोई चीज़ आ जाती है याद, जो कि अलग से कलेक्टर आ गया है ना, तो फिर आप जा सकते हो। नहीं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे तहसीलदारी लगाना इतने पार्ट में जो चल रहा है अपना, ठीक है। आ जाइए सार्वजनिक मार्ग में बाधा हटा दी। 133 देखिए, बाधा हटाया जाने पर शास्ति। अगर बाधा हटा दिया और बाधा का हटाया जाना, यदि तहसीलदार को यह प्रतीत होता है कि बाधा ग्राम की मान्यता प्राप्त सड़कीय सार्वजनिक में अवरोध डालती है, जिससे सड़क या जल स्रोत मतलब जो भी है अवरोध करती है और हटाने का आदेश देता है, कौन देता है भैया? तहसीलदार देता है। और उसने बोला कि भैया आप हटा लो और वो बोल रहा है असफल रहा, विफल रहा, हटाने में नहीं हटाता है, ठीक है। तो तहसीलदार क्या करेगा? स्वयं बाधा हटा देगा। क्या करेगा भैया? वो स्वयं बाधा हटा देता है। अब जब वो स्वयं बाधा हटाएगा तो आप पे तो भैया लगेगी शास्ति, और वो शास्ति आपसे कितनी ली जाएगी? 10,000 रुपये। कितनी ली जाएगी? देखिए जरा, 10,000 रुपये है क्या? है ना, 10,000 रुपये की बात बोल रहा है यहाँ पे भी, देखो 10,000 रुपये। 133 लास्ट में शास्ति के लिए दाय होगा जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, ठीक है। तो दो चीज़ों की बात कर रहा है ये भी। 133 है कि 132 है? 133 है कि 132? 133 है, ठीक है। 133 दो, एक तो आपका मान्यता प्राप्त सड़क है कि नहीं है? मान्यता, दो चीज़ों पे बाधा लग रही है यहाँ पे, मान्यता प्राप्त सड़क, और एक और कौन सी भूमि है आपकी? सार्वजनिक मार्ग। सार्वजनिक मार्ग, इस पे जब बाधा लग रही है तो आपका बन रहा है सेक्शन 132 और पेनाल्टी 10,000 रुपये ही लग रही। कौन लगा रहा है? तहसीलदार, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का अगर मिला के तो बाधा को हटाना कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? लीगल ड्यूटी तो आपकी है, लेकिन नहीं हटाते हो तो तहसीलदार हटाएगा। कौन हटाएगा? तहसीलदार। लेकिन आपसे वसूल कितना किए जाएंगे फिर? 10,000 रुपये तक शास्ति हो सकती है। तो ये वाली चीज़ आपको 132 और 133 याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। 134 क्या बात कर रहा है? आइए देखिए समझते हैं। 134 क्या बात कर रहा है? कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिए बंद पत्र का निष्पादन के बारे में बात करता है कि कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिए बंद पत्र का निष्पादन। यहाँ पे बॉन्ड का है प्रोविजन। कहाँ पे? 134 में बॉन्ड का अपन का क्या देख रहे हैं? बॉन्ड देख रहे हैं। ये बोलता है सोई बॉन्ड पत्र के आधार पर शास्ति कितनी, अकेला एक ही चीज याद रखना, बंद पत्र के आधार पर अगर आपने उल्लंघन किया है, बॉन्ड भरवाया है, उल्लंघन कर दिया है तो 5,000 रुपये। देखो
और ये बंद पत्र भरा रहे हैं किसका, 134 में, जो सेक्शन अपन पढ़ के आए हैं 131, 132 और 133, इनका क्या हो रहा है, बॉन्ड, और इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रीच होने पर 5,000 रुपये शास्त्र, है कि नहीं, 5,000 रुपये। क्लियर हुआ कि भैया नहीं हुआ, क्योंकि 131 भी बात कर रहा है आपके मार्ग अधिकार सुखाचार के बारे में, 132 भी सार्वजनिक मार्ग के बारे में बात कर रहा है, 133 भी सार्वजनिक मार्ग के बारे में बात कर रहा है और मान्यता प्राप्त सड़क के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाली चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ से थोड़ी बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है। चलिए आ जाइए 135 पे। सेक्शन 135 क्या बोल रहा है, सेक्शन 135 ये बोल रहा है कि सड़क पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन। अब भैया सड़क बनवानी है, कोई रास्ता बनवाना है, तो उसके लिए भैया आप क्या करोगे, भूमि का अर्जन करोगे। अब देखो समस्या कहाँ है, सड़क पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन। आ जाइए समझते हैं। पहली चीज, अगर सड़क पथ आदि बनवाना है तो भैया आवेदन ग्राम के वासियों के आवेदन पे होगा। ठीक है, पहली चीज अपन देखेंगे आवेदन कौन करता है, तो आवेदन कौन कर रहा है, ग्रामवासी। कौन कर रहे हैं, जो ग्रामवासियों हैं उनके द्वारा आवेदन हो रहा है, उसके आवेदन पर हुआ। ठीक है, जांच किसके द्वारा होगी, कलेक्टर द्वारा। क्या होगी, कलेक्टर द्वारा जांच। तीसरी चीज क्या निकल के आ रही है यहाँ पे से, भूमि का अर्जन। चौथी चीज क्या निकल के आ रही है, कंपनसेशन, प्रतिकर, कंपनसेशन। पांचवी चीज क्या निकल के आ रही है, प्रतिकर हेतु आवेदन। यहां लिख देता हूं, है ना। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे थोड़ी सी चीज देखनी है। अब इसमें से जो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपकी 2022 में गई, किसमें चली गई, 2022 में। पहले थी लेकिन अब नहीं है कि कंपनसेशन और कंपनसेशन हेतु आवेदन, ये वाली चीज आपकी रिपील हो चुकी है। अब हमें 3 पे फोकस करना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इसमें। पहली चीज तो ग्राम के वासी द्वारा क्या होता है, आवेदन होता है, वो कलेक्टर, तो फिर क्या करता है भैया, कलेक्टर द्वारा जांच होती है उसकी, और 10 फीट चौड़ी सड़क का क्या कर सकते हैं, 10 फीट चौड़ी सड़क का वो क्या करते हैं, अर्जन कर सकते हैं। किसके द्वारा अर्जन होता है, 10 फीट चौड़ी सड़क का कलेक्टर द्वारा अर्जन होता है। और किसके द्वारा अर्जित भूमि निहित हो जाएगी, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में जो निहित होगी वो अर्जित भूमि होगी। ठीक है, और कलेक्टर द्वारा अपेक्षा की जाएगी कि प्रतिकर की राशि जमा करें ग्रामवासी, और प्रतिकर की जो राशि है वो जमा करें क्या, ग्रामवासी। देखिए अब इसको पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा, ये तो था शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको जब हम पूरा रीड करते हैं तो क्या लिखा है, ये लिखा ग्रामवासियों के आवेदन पे कलेक्टर का या जांच के पश्चात यह समाधान हो जाता है। तो मैंने यही लिखा, आवेदन कौन कर रहे हैं, ग्रामवासी कर रहे हैं, कलेक्टर का द्वारा होती है जांच, और जांच के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, समाधान हो जाता है कि ग्राम के समुदाय के उपयोग के लिए 10 फीट से अनधिक चौड़ी सड़क, बैलगाड़ी पथ की व्यवस्था प्रयोजन हेतु कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है। कितनी भैया, जांच के पश्चात कितनी कितनी, 10 फीट चौड़ी सड़क, कितनी फीट, 10 फीट, और यही इंपॉर्टेंट है, 10 फीट चौड़ी सड़क का वो क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अब लेकिन अभी भी देखो क्या लिखा है कि भैया ग्रामवासी से अपेक्षा करेगा कि ऐसी भूमि के अधीन देय प्रतिकर की रकम वृद्धनिष्ठ काल अवधि के भीतर जमा करे जाए, और कलेक्टर में विहित प्रकाशित भूमि अर्जित कर सकेगा, और आदेश दिए जाने पर भूमि राज्य सरकार को पूर्णतः निहित हो जाएगी। मतलब वो भूमि तो आपकी जो है क्या करेगा, भूमि का अर्जन पहली चीज किसके द्वारा होगा, कलेक्टर द्वारा होगा। वो किसमें निहित होगी भूमि, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगी, निहित होगी। और दे जो प्रतिकर है, दे जो क्या है, प्रतिकर है, वो आपको जो वृद्धनिष्ठ किया जाए टाइम, वृद्धनिष्ठ टाइम में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझना है। तो आप खुद देखिए, अगर 135 आपसे पूछ दिया
कि सड़क पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन, तो आवेदन ग्रामवासी ही लगाएंगे और कोई तो लगाएगा नहीं। बस यहाँ पे 10 फीट आपका इंपोर्टेंट कलेक्टर द्वारा जांच होती है, अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, भूमि अर्जन करेगा, और जब स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा तो वो आपसे ले सकती है। ये वाला इसमें लिख दिया है, ठीक है। क्लियर की बात, क्लियर भैया। 136 देखो, इसमें बोला है एग्जाम्पशन के बारे में बात करता है कि भैया एग्जाम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ चैप्टर, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को अधिसूचना द्वारा उपबंध दीजिए, तो भैया अगर स्टेट गवर्नमेंट बार करता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छूट दी गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 136 में अकेला छूट के बारे में याद रखना, ठीक है, कि एग्जाम्प्ट कर दिया गया है इस चैप्टर को स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। आ जाइए चैप्टर 11। चैप्टर 11 किसके बारे में बात कर रहा है, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, उगाही, उगाही, भू राजस्व की उगाही के बारे में आपका चैप्टर 11 बात करता है। कौन बात कर रहा है भैया, चैप्टर 11 बात कर रहा है, ये है चैप्टर 11, ओके। कहाँ से कहाँ तक ये वाली चैप्टर दिया गया है, ये दिया है 136 से लेके 137 से लेके 156, देखिए यहीं तक है, क्या है कि नहीं, 156 तक है। हाँ, तो लंबा टारगेट है थोड़ा सा अपना, चलो फिर भी देखते हैं। IEPMP अपन को निकालना है यहाँ से। 137 क्या बोलता है, 137 बोलता है भू राजस्व में भूमि का प्रथम भार किसका हो। देखो, भू राजस्व में भू राजस्व की भूमि पर प्रथम भार, तो देखो प्रथम भार में 3 चीजें लिखी हैं इसमें। इधर से चलते हैं सेक्शन 137, प्रथम भार, लगान, भूमि, और जो तीसरा निकल के आ रहा है लाभ, ये है भैया प्रथम भार। भू राजस्व की भूमि पर प्रथम भार, जो उस पर लगान है, जो उस पर भूमि है, जो आपका लाभ हो रहा है, वो देखो लिखा है ना, भू राजस्व उस भूमि पर, लगानों पर या उसके लाभों पर प्रथम भार होगा, ठीक है। आ जाइए 138, क्या लिखा है, भू राजस्व का उत्तरदायी, भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी कौन होगा भैया, तो भू राजस्व के उत्तरदायी, भू राजस्व के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति कौन होगा। तो 2 तरीके की लाइबिलिटी बताई है, क्या दायित्व किसका, 2 तरीके का लाइबिलिटी बताई, एक तो प्राइमरी लाइबिलिटी है और एक तो आपकी सेकेंडरी है, ठीक है। देखिए समझिए इसको, इसमें बोला है आपको देना है भू राजस्व, तो आप दायी हो, तो पहला है आपका प्राइमरी और दूसरा आपका बनाता है सेकेंडरी, ठीक है। और अगर सेकेंडरी, जैसे कि एक होता है मुख्यतः, जो कि आपको हिंदी में लिखने मिलेगा आपको मुख्यतः वगैरह, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी, और सेकेंडरी लाइबिलिटी पे अगर होता है डिफॉल्ट, क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, तो आप सेक्शन किस में आ जाओगे, सीधा सीधा आप सेक्शन आ जाओगे 139 में, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है सीधा सीधा कब्जाधारी, ठीक है, क्या लिखा है, कब्जाधारी की लाइबिलिटी हो जाएगी सेकेंड लेवल डिफेंड करते हो तो, ठीक है। और प्राइमरी लाइबिलिटी में आप देखिए, प्राइमरी लाइबिलिटी में किस किस की लाइबिलिटी होती है, एक तो आपके भूमि स्वामी की होगी, भूमि स्वामी की होगी, सरकारी पट्टेदार की होगी, सरकारी पट्टेदार, सरकारी किसकी होगी, पट्टेदार की होगी, और एक और लिखा है सह भूमि स्वामी और सह पट्टेदार होगी सरकारी, है ना, सह पट्टेदार। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। तो मुख्यतः लाइबिलिटी किसकी होगी, भूमि स्वामी की होगी, सरकारी पट्टेदार की होगी, सह भूमि स्वामी और सह पट्टेदार की होगी, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और यही वाली चीज आपको कहाँ दी है, 138 में, सिर्फ 2 चीजें, भूमि स्वामी की और सहकारी पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार की क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। ये आपकी प्राइमरी लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। और इसमें अगर सेकेंडरी लाइबिलिटी है, अगर इसमें कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो 139 में क्या बोला, लाइबिलिटी किसकी होगी, कब्जाधारी की लाइबिलिटी होगी, जो यहाँ पे कब्जा धारण करता है उसकी लाइबिलिटी होगी।
ठीक है, ये देखो 139 साफ साफ लिखा है कि भू राजस्व कब्जा करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। तो अगर भैया डिफॉल्ट हो रहा है, इन सब जे नहीं दे रहे हैं, इसमें डिफॉल्ट है, तो 139 आपका बोलता है कि कब्जाधारी की लाइबिलिटी होगी। तो ये वाली चीज आपको भू राजस्व के साथ पढ़ना है 138 और 139 और 137 में आपका प्रथम भार बोलता ही है, और चैप्टर 11 है भू राजस्व की उगाही के बारे में। ठीक है, 140 पे आ जाइए। 140 क्या बोलता है? भू राजस्व देय के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भैया? भू राजस्व देय के बारे में बात करता है कि भू राजस्व देय। आ जाइए, भू राजस्व दिलाते हैं इनको। भू राजस्व देय, तारीख जिसको भू राजस्व शुद्ध हो देय होगा। क्लियर बात बोल रहा है कि भैया भू राजस्व देय शुद्ध है ना, तो उस दिन दे दो डेट। ये तो सीधी बात डेट से याद रख लो कि डेट भू राजस्व देने की डेट है आपकी 140 दिन, है ना। तो आपको सेक्शन 140 याद हो जाएगी। ठीक है, अब राजस्व वर्ष के प्रथम, देखो क्या लिखा है, राजस्व वर्ष के मध्य दे भू राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिन शुद्ध हो जाएगा। मतलब शुद्ध कब होगा? ये भू राजस्व आपका जो देना है, तो राजस्व वर्ष के प्रथम दिन, प्रथम दिन जो क्या है? शुद्ध है, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पहली चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी, भू राजस्व का भुगतान कैसे किया जाता है? देखो ये आपके भुगतान के मैनर है, मोड। आप भू राजस्व का भुगतान कैसे करोगे? किस्तों में। कैसे करोगे? नगद। और कैसे करोगे आप? मनी ऑर्डर के माध्यम से। मनी ऑर्डर भी लिखा है। ठीक है, ये आपके मोड निकले। अब एक लिखा है कि अनुग्रह अवधि दी जाएगी। अनुग्रह अवधि मतलब भू राजस्व में प्रथम भार और भुगतान की अंतिम तारीख के बीच की जो टाइम पीरियड होता है, वो अनुग्रह अवधि होती है। उस अवधि में आपको क्या करना पड़ता है? भू राजस्व देना पड़ता है। तो ये एक चीज निकल के यहाँ से एक और आती है आपकी अनुग्रह अवधि। ये होता है आपका प्रथम दिन और आपका अंतिम दिन। किसका? भू राजस्व वर्ष का। ठीक है, तो राजस्व वर्ष का प्रथम भार और भुगतान की अंतिम तारीख, और ये प्रथम भार है, ठीक है, राजस्व वर्ष का, और ये अंतिम तारीख है पे करने की भू राजस्व। तो ये अनुग्रह अवधि कहलाती है। तो इस अवधि में आपको देना है। ठीक है, 140 में देना है भू राजस्व, आपको देना है शुद्ध जो बकाया है। बकाया और शुद्ध की बात हो रही है, बकाया शुद्ध। ठीक है, तो राजस्व वर्ष के प्रथम जो शुद्ध है हो जाएगा। ठीक है, किस्तों में दिया जा सकता है, नगद दिया जा सकता है, मनी ऑर्डर से दिया जा सकता है, और ये वाली चीज आपको यहाँ से थोड़ी बहुत याद रखनी है। राजस्व वर्ष के प्रथम दिन और भू राजस्व की तय की गई तारीख में भू राजस्व के बीच की जो अवधि होती है वो अनुग्रह अवधि कहलाती है। ठीक है, आ जाइए 141। 141 में आपका बकाया और बकायादार की परिभाषा है, अकेली वही इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। बकाया और बकायादार, भैया जो बकाया है वो भू राजस्व कहलाएगा, और जो बकायादार है, जो वो क्या कहलाए? दायी व्यक्ति है जिसको भू राजस्व देना होता है, वो बकायादार कहलाता है। बस आपको 141 याद रखना है। 140 में आपका क्या याद रखना है? यहाँ पे बकाया शुद्ध भू राजस्व देना है। ठीक है, क्लियर? चलिए और कुछ इसी के साथ एक डेफिनेशन और दो डेफिनेशन देख लो कि जो आपका 141 है ये बोल रहा है परिभाषा के बारे में डेफिनेशन, और एक जगह और डेफिनेशन मिलने वाली है 203 204। यहाँ पे आपको जलोत्प्लावन और जड़ोर की डेफिनेशन मिलेगी। जलोत्प्लावन और जड़ोर की डेफिनेशन मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें देखने मिलेगी। कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर 15 में है ओनली। चैप्टर कितने में है? 15 में है ना। तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। चलो 143 देखिए, 2 छोड़ दीजिए, 3 पे आ जाइए। और जलोढ़ भूमि क्या होती है?
1 हेक्टेयर से कम भू राजस्व नहीं लगेगा इसमें, 1 हेक्टेयर से कम नहीं लगेगा, कम नहीं भू राजस्व, तो वो जलोढ़ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, उसको याद कर सकते हो। चलिए, पटेल पटवारी ग्राम सभा ग्राम पंचायत रसीद देने के लिए आबद्ध होगी। पटेल पटवारी ग्राम सभा ग्राम पंचायत रसीद देने के लिए आबद्ध होगी। तो रसीद वाली बात कहाँ लिखी गई कि आपको रसीद देना है, आपने उसने भाई साहब ने भू राजस्व दिया है, किसने दिया, भाई साहब ने भू राजस्व दिया है, बकायादार जो भी है, तो आपको रसीद देना है। अब किसको उसको रसीद देना है, पटेल साहब को भी देना है, ग्राम सभा को भी देना है, ग्राम पंचायत को भी देना है, पटवारी को भी देना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको याद रखना। यहाँ पे ना कोटवार है, ना तहसीलदार है, ना कोई, सिर्फ पटवारी और पटेल याद रखना, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत याद रखना। ठीक है, चलिए, ये रसीद की मामला हो गया। आपका है अब 143। देखिए 143 क्या बोल रहा है। 143 सीधा सीधा बात करता है आपका कि भू राजस्व के भुगतान में व्यतिक्रम के लिए शास्ति। अगर आपसे बोला कि भू राजस्व को आपका भुगतान करना है और आप व्यतिक्रम करते हो, शास्ति व्यतिक्रम करते हो, तो शास्ति भैया कौन लगाएगा, अब आपका एसडीओ साहब आएंगे। अब कौन आएगा भैया, शास्ति के एसडीओ आएंगे। अब ये बोल रहा है कि अगर आप भुगतान नहीं करते हो तो आपका है 143 में डिफॉल्ट, व्यतिक्रम, किसमें, भू राजस्व भुगतान में, भुगतान में व्यतिक्रम करते हो तो सबसे पहले जो शास्ति लगाते हैं, शास्ति वाले को याद रख लो आप, तो एसडीओ। ठीक है, कौन लगाता है शास्ति, एसडीओ लगाते हैं। और भुगतान में व्यतिक्रम की राशि है ना, भू राजस्व से जो कि आपका माफी, निलंबन, कमी कलेक्टर 161 के अधीन बंदोबस्त चालू रहने के दौरान कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट अगर फसलों का मारा गया, स्टेट गवर्नमेंट अगर फसलों को मारा गया तो माफी कर सकता है। देखिए क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर आप डिफॉल्ट करते हो भू राजस्व देने में, तो एसडीओ क्या लगाएगा आप पे, शास्ति लगाएगा। ये शास्ति लगा दी। लेकिन अगर भू राजस्व में कोई क्या हो जाती है, कमी भी कर सकेंगे, माफी भी कर सकेंगे, माफ कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, माफ कर सकेंगे, निलंबन कर सकेंगे। ठीक है, इस महीने इस साल मत दो, आप अगले साल दे देना, और कमी कर सकेंगे। तो ये तीनों चीजें कब होंगी, जब फसल मर जाए, फसलों के मारे जाने पर। और फसलों के मारे जाने पर कौन करेगा, ये छूट कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन कमी कौन कर सकता है, अकेली कलेक्टर भी कर सकता है। कमी किसमें, भू राजस्व में कलेक्टर कभी भी कर सकता है। और इसकी कंडीशन है कि कमी ऐसी नहीं करेगा, बंदोबस्त चालू रहने के दौरान, बंदोबस्त चालू रहने के दौरान बंदोबस्त क्या रहने के दौरान भैया, चालू रहने के दौरान। ठीक है, तो आपका 143 तो कितना प्यारा बात कर रहा है कि डिफॉल्ट अगर कर रहे हो भू राजस्व के भुगतान में, तो शास्ति कौन लगाएगा भैया, आपका एसडीओ लगा देगा। और भू राजस्व में माफी, निलंबन और कमी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि फसलों का मारे गए। ठीक है, और कमी कौन करेगा, आपका कलेक्टर करेगा भैया। लेकिन बंदोबस्त अवधि जब चालू है, आपका बंदोबस्त पीरियड चालू है, उसके दौरान ही वो क्या कर सकेगा, कलेक्टर कमी कर सकेगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत, ये आपका 161 में लिखा है। ये वाली बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार खोल के जरा 161 तो देखो, कुछ है क्या ऐसा कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है, यस लिखा है ना, तो 161 है ये। क्लियर भैया, और जितनी शास्ति उतनी लगाएगा जितना भुगतान ना किया गया हो, उससे अधिक नहीं, है ना। चलिए, शास्ति का कोई वो नहीं बताया है कि जितना आपका है उतना ही शास्ति लगाएगा। ऐसा 10,000 5,000 कोई रेट नहीं है आपका 143 में। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है अच्छे से, और अच्छे से मतलब अच्छे से ही याद रखनी है इस चीज़ को। चलिए, अब आपका 146 पे आ जाइए, बाकी सब छोड़ दो।
ये आपका जो मैंने बताया ये आपका 144 है, 144 है। ये जो आपको बताया, ये जो आपको बताया वो 161 है, ये 144 है। देखो लिखा है ना, फसलों के मारे जाने पर भूमि स्वामी की माफी और निलंबन, ये माफी और निलंबन, और कमी लिख दिया तो 161 में पहुंच गए, और यहाँ पे 144 है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 145 में क्या लिखा, प्रमाणित लेखा बकाया बकायादार के बारे में साक्ष्य कौन ले सकेगा भैया, कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। जब बिल्कुल साबित नहीं है तो बकायादार सही विवरण दे रहा है। ठीक है, कलेक्टर या तहसीलदार दोनों के बारे में बोला गया है, साक्ष्य के बारे में, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मांग की सूचना, मांग की सूचना तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों का नाम है। देखो, मांग की सूचना तहसीलदार या नायब तहसीलदार बकाया की वसूली के लिए, इसकी बकाया की वसूली के लिए, ठीक है, तो मांग की सूचना बकाया की वसूली के लिए तहसीलदार नायब तहसीलदार 147 में आदेशिका जारी करने के पूर्व बकाया की मांग की सूचना की तामीली करवा सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर भैया? चलिए, तो आपका क्या आपने समझा, क्या आपने याद किया? सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 क्या बात करता है? चैप्टर 11 आपकी भू राजस्व की उगाही के बारे में क्या करता है वो भैया, बात कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक आपका चैप्टर 11 जो बड़े अच्छे से आप पढ़ रहे हो, तो वो कहाँ से कहाँ तक आपका चैप्टर 11 136 से अपन ने क्या करा है, रीड किया है। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको देखने मिल रहा है 137 से, है ना। तो सबसे पहले 137 में हमने क्या पढ़ा, भू राजस्व पर प्रथम भार, ठीक है, लगान, भूमि और आपका लाभ, ये वाली आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा कि भैया 138 पढ़ा। 138 में आपने पढ़ा कि भैया भू राजस्व के लिए दायी व्यक्ति कौन होगा। 2 पर्सन आपको दायी दिखे, एक तो आपका भैया भूमि स्वामी, एक तो सरकारी पट्टेदार, और 6 पर सरकारी स्वामी और पट्टेदार भी दिखे आपको, है ना। लेकिन 139 क्या बोला, डिफॉल्ट कर दिया। अगर भू राजस्व पे करना था, डिफॉल्ट कर दिया, तो आपसे भैया फिर हम क्या करेंगे, कब्जादारी से हम क्या कर सकेंगे, वसूल करेंगे। 139 में पढ़ा। 140 में क्या पढ़ा हमने, 140 में कि भू राजस्व आपको जिस दिन शुद्ध है और देय होगा भू राजस्व, है ना, बकाया शुद्ध देय होगा, इसके बारे में हमने 140 पढ़ा। ठीक है, 140 में हमने क्या पढ़ा कि भैया आपको देना है राजस्व वर्ष के प्रथम दिन, राजस्व वर्ष के प्रथम दिन अगर शुद्ध है तो उस टाइम पे आप कैसे दोगे, किस्तों में दोगे, आप मनी ऑर्डर से दोगे, आप नगद दे दोगे, या अनुग्राहिक अवधि के बीच में भी आप दे सकते हो। अनुग्राहिक अवधि आपको बता चुका हूँ। 141 में ये बोल रहा है कि भैया दायी कौन होगा, जो बकायादार, बकायादार की परिभाषा आपको बताई गई है। तो बकायादार, बकाया क्या होगा, आपको भू राजस्व बकायादार जिसको देना है वो वाले व्यक्ति होगा। 142 में हमने क्या देखा, 142 में रसीद के बारे में बात करता है कि रसीद देनी है। और 143 में अभी जस्ट क्या बोला कि भू राजस्व के अगर व्यतिक्रम करते हो तो एसडीओ क्या लगाता है, शास्ती लगाता है। और माफी के बारे में हमने पढ़ा, माफी और निलंबन के बारे में 144, और इसी के साथ हमने 161 भी देख लिया कि अगर कोई बाढ़ आ गई, कोई भी चीज आ गई, और अगर भू राजस्व में कमी करनी है तो कौन कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है। ठीक है, और 146 मांग की सूचना के बारे में, तो मांग की सूचना आपको कौन देगा, 146 मांग की सूचना, ये मांग की जो सूचना है, मांग की सूचना, एक तो आपका तहसीलदार साहब है, एक तो आपके नायब तहसीलदार साहब हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ठीक है, बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब थोड़ा सा 147 पे आ जाइए। 147 और 145 तो आपको पता ही है ना, प्रमाणित लेखा बकाया बकायादार के बारे में साक्ष्य कौन, कलेक्टर या तहसीलदार, प्रमाणित और प्रमाणित साक्ष्य के बारे में, बकाया बकायादार के बारे में साक्ष्य। कहाँ है ये, 145 में, ये प्रमाणित लेखा है। इस तरीके से अगर आपको ध्यान देगा तो आप काम कर जाओगे, यहाँ पे क्या कर जाओगे, आप काम कर जाओगे, तेरे बिना
देना पड़े। ओके डन। ओके चलिए 147। हो भैया 147 क्या बात कर रहा है? बकाया वसूली के लिए आदेशिका, बकाया वसूली के लिए आदेशिका के बारे में बात कर रहा है कि आपको बकाया की क्या करनी है, वसूली करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस जारी करनी पड़ेगी, इशू ऑफ प्रोसेस करना पड़ेगा, आदेशिका जारी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो क्या है जो कि पढ़ के आते हैं और जनरल तौर पे आपको पता ही है कि सरकार को दे भू राजस्व का बकाया तहसीलदार द्वारा एक या एक से अधिक आदेशिकाओं द्वारा जारी। अगर जंगम संपत्ति है तो उसकी कुर्की विक्रय द्वारा, यदि अगर कोई कुर्की विक्रय खाते का जिसका बकाया शुद्ध है कुर्की विक्रय द्वारा, या एक से अधिक खाते हैं जिनका सर्वेक्षण संख्या भूखंड संख्या मिलकर बना हो तो सर्वेक्षण संख्या भूखंड संख्या बकाया की वसूल करने के लिए आवश्यक समझे तो विक्रय द्वारा भी किया जा सकता है भैया। तो देखिए आ जाइए 147 क्या बात कर रहा है, ये आदेशिका जारी कर रहा है। क्या जारी कर रहा है भैया? आदेशिका के बारे में बात करता है, और वो भी किस लिए? भू राजस्व वसूल के लिए, भू राजस्व भुगतान के लिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखने लायक चीजें बनने वाली हैं। भुगतान देही, ओके कैसे देही? देखो इधर आ जाइए। सबसे पहले तो आपका भैया तहसीलदार, क्योंकि भू राजस्व किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट को। वसूलेगा कौन? तहसीलदार। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से क्या निकल के आ रही, कैसे करेगा? जनरल तौर पे आपका तो है, एक तो है जनरल तौर पे कुर्की और विक्रय द्वारा। ठीक है, कुर्की, कुर्की मतलब अटैचमेंट और सेल, है ना? ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब कुर्की और विक्रय, ग्राम संपत्ति, इसका ग्राम संपत्ति, जंगम संपत्ति। ठीक है, ग्राम संपत्ति जिस पे बकाया शुद्ध है, जिस पर क्या है? बकाया शुद्ध है। ठीक है, कुर्की और पट्टा, कुर्की और पट्टा, ये भी क्या करेगा? कुर्की और पट्टा करेंगे। कुर्की और पट्टा पे भी दे सकते हैं यदि वो क्या है आपका खाते पे है, मतलब उपखंड संख्या भूखंड संख्या। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका? देखो एक्सेप्शन जरा 147 में ही थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने मिलेगा आपको। ये तो आपका बकायादार अन्य खाते पर है, अन्य खाते पर अगर है, खाते नहीं अन्य खाते 154 ए के बारे में बात हो रही है, तो कुर्की और पट्टे, कुर्की के साथ साथ पट्टे पे भी दे सकते हैं, और विक्रय भी कर सकता है, वो विक्रय भी कर सकता है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, देखो सीपीसी का सेक्शन 60 पड़ा है, वो भूमि जो 6 हेक्टेयर एसटी के लिए और 4 हेक्टेयर अन्य क्षेत्र के लिए है, तो ना तो उसकी कुर्की होगी ना तो उसका विक्रय होगा। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन बना रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी आपको बात ध्यान देने योग्य वाली बात है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाएं। चलिए 153 पे आ जाओ डायरेक्ट अब, और एक सेक्शन का नाम जरूर याद रख लो। 150 क्या बोल रहा है? अभ्यापति के साथ भुगतान या वसूली के लिए बात, बस इतना याद रखो, बाकी छोड़ दो। क्या अभ्यापति और ये, और याद रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। अभ्यापति है तो 150 रुपये देगा, है ना? इस तरीके से भी कुछ भी याद रख लो। ठीक है, 153 आ जाओ, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। क्या बोला है? क्रेता का हक, किसके बारे में बात कर रहा है? आपका क्रेता के हक के बारे में वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ये सीपीसी जरूर याद आता है इसको पढ़ के, है ना? क्रेता का हक क्या है? क्रेता का हक कब होगा? क्रेता का हक जब से विक्रय की प्रॉपर्टी उस दिन से,
और रीड विथ 65। देखो इसके साथ 65 भी पढ़ना है हमें, जो कि पीछे देख के आए हैं, ठीक है। 65 पढ़ा होगा, नहीं यार ये तो पावर बता रहा है। ठीक है छोड़ो, होगा 153 सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है? क्रेता के हक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? क्रेता के हक के बारे में ये क्या कर रहा है? बात कर रहा है, ठीक है। कब होगा क्रेता का हक? जब से विक्रय हुआ है। और उसके पास वो प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। ये वाली चीज आपको 153 में याद रखना है। आ जाइए सीधा 154, क्या लिखा है? ये नहीं पढ़ना है। 154 है, ये खाते का शुद्ध अन्य खाते के पट्टेदार तहसीलदार के पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियां, तो यहाँ पे अभी लिख दिया था मैंने पिछले वाले सेक्शन में, तहसीलदार दे सकता है, याद रखना बस। पट्टे पे कौन दे सकता है? तहसीलदार साहब, ठीक है। चलिए आप चैप्टर 12 पे आ जाते हैं बिना समय खराब किए हुए। देखो चैप्टर जो 12 है आपका भूधारी के बारे में बात करता है। ये 157 से लेके 180 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया है? 157 से लेके 180, 157 से लेके 180। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाले सेक्शन आपको देखने मिल सकते हैं। चैप्टर 12 भूधारी। भूधारी, ओके। चलिए भूधारी चैप्टर 12। सबसे पहले 157 क्या बोलता है? 157 एक ही चीज बोल रहा है, भूधृति का वर्ग। किसके बारे में बात करता है? भूधृति के वर्ग के बारे में। और भूधृति के वर्ग से आप क्या समझते हो? ये बोल रहा है भूधारियों का केवल एक ही वर्ग होता है जो कि भूमि स्वामी के नाम से जाना जाता है भैया। तो भूधृति का वर्ग 157, और उसको बोला जाता है भूमि स्वामी। क्या बोला जाता है भैया? भूमि स्वामी बोला जाता है। आ जाइए 158 क्या बोला? भूमि स्वामी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया? वो भूमि स्वामी के बारे में। अब बस यहाँ पे आप कंडीशन देखने जाना है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो आपको जो 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 नाम है ना, जो जो नाम है वो आप वहाँ से सिर्फ नाम नाम याद रखना है, एक्ट छोड़ देना, क्या कैसा क्या ये सब अब समय नहीं है अपने को इतना सारा याद करने का, ठीक है। किसके बारे में बात है? ये भूमि स्वामी, स्वामी भूमि स्वामी। आ जाइए क्या है? कितने क्षेत्र बचे हैं इसमें? इसमें जो क्षेत्र हैं, एक तो है महाकौशल, एक तो क्षेत्र है मध्य भारत, एक तो क्षेत्र है भोपाल, एक तो क्षेत्र है विंध्य प्रदेश रीवा वाला, और एक जो क्षेत्र पड़ेगा सिरोंज। अब इसमें जो भूमि स्वामी के नाम हैं, पहले देखिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। इसमें तो सीधा सीधा महाकौशल क्षेत्र में एक तो आपका भूमि स्वामी, सीधा नाम है भूमि स्वामी, और भूधारी। आएगा तो नहीं वैसे इतना टफ, इतना डीप में जाके, बाकी देख लेना, सिंपल ही आता है, कंफ्यूजिंग पेपर रहता है। और मध्य भारत में आपका कृषक, माफीदार और इनामदार और छूट खातेदार, 4 लोग हैं। एक आपका है कृषक, आपका है माफीदार, आपका है छूट खातेदार, आपका है इनामदार। ये 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका भोपाल क्षेत्र में आपका कौन है? आपका एक तो आपका पट्टेदार है, निकुंजधारी है, गैर हकदार धारक है, और एक आपका यहाँ पे तालाब सरकारी लोक प्रयोजन के लिए नहीं, आपको भोपाल वाला देखना है, भोपाल वाला।
दखलदार, दखलदार। भोपाल में कौन है अकेला? दखलदार है, ठीक है, ये दखलदार, यहाँ से दखलदार। विंध्य प्रदेश में थोड़े से नाम ज़्यादा हैं। कैसे कैसे नाम ज़्यादा हैं विंध्य प्रदेश में आपके? विंध्य प्रदेश में आपका 55-45 कृषक, 55-45 कृषक। दूसरा जो बन रहा है आपका पट्टेदार, निकुंजधारी, निकुंजधारी, तालाब गैर हकदार कृषक, ठीक है, गैर हकदार कृषक, तालाब धारक। अब देखो सिरोंज में क्या क्या बन रहा है। सिरोंज में आपके खातेदार और निकुंजधारी, खातेदार और आपका निकुंजधारी, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। महाकौशल क्षेत्र में 2, भूमि स्वामी भूधारी, मध्य भारत में 4 हैं, कृषक, माफीदार, छूट खातेदार, ईमानदार, ठीक है, इनामदार। और जो भोपाल में आपका सिर्फ एक ही बन रहा है दखलदार, और विंध्य प्रदेश में आपको 45% कृषक, पट्टेदार, निकुंजधारी, गैर हकदार कृषक, तालाब धारक, और सिरोंज में आपका खातेदार और निकुंजधारी आपका बन रहा है। क्लियर? और अगर कोई मध्य प्रदेश का शासक रहा हो तो उसको भी क्या माना जाता है? भूमि धारक माना जाता है, परिभाषा में आता है। तो ये वाली आपको चीज याद रखनी है, शासक रहा हो वह भी भूधारक की परिभाषा में आता है। और ये और लिख लो कि अगर कोई मध्य प्रदेश का शासक रहा है, ये तो एमपी में आएगा, लेकिन ठीक है, एमपी का नहीं पढ़ना अपने को, तो ठीक है। आ जाइए, ये था अपना 158 भूमि स्वामी के बारे में, भू धरती के बारे में आपका 157 है, ठीक है। आ जाइए सीधा 165 पे, बाकी नॉट इम्पोर्टेंट बीच के। और 165 किसके बारे में बात करता है भैया? 165 राइट टू ट्रांसफर किसके बारे में बात करता है? राइट टू ट्रांसफर, अंतरण का अधिकार, वेरी आईएमपी सेक्शन भैया, ठीक है। नॉट अप्लाई टू कृषि भूमि, कृषि भूमि पे ये सेक्शन आपका अप्लाई नहीं, ठीक है। अंतरण का अधिकार, चलो यहाँ से थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखते हैं, जितना हो जाए अपन करने की कोशिश तो करते हैं, है ना। बाकी अपन कल ले लेंगे, उसमें क्या है, कल संडे भी है और कल पूरा ख़त्म करने में मज़ा भी आएगा। चलिए, अंतरण का अधिकार 165, अंतरण का अधिकार 165 में दिया गया है। कहाँ पे दिया है? आपके 165 में दिया है। चलिए देखते हैं अंतरण का अधिकार। अंतरण का अधिकार नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, तो यही वाली चीज तो आपको ध्यान देनी है। नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, भैया अंतरण का अधिकार एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। अब क्या है, तो फिर 165 बोलता क्या है? 165 सीधा सीधा आपको देखो, डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के बाद थोड़ा सा काम कर देंगे, ठीक है। पहले तो भूमि के हित का अंतरण कर सकते हैं। किसका अंतरण होगा भैया? जिसमें भूमि का अगर हित है, भूमि में हित का अंतरण कर सकते हैं। कौन करेगा? तो ये सेक्शन हम देख के आए हैं अभी। देखो, एक आपका 2 सेक्शन इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो 158 के तहत और एक तो 168 के तहत। 158 में अभी भूमि स्वामी लिख के आए हैं। क्या लिख के आए हैं? भूमि स्वामी। और 168 में आपका पट्टा है। क्या है? सीधा पट्टा। देखो जरा 168 एक बार खोल के, तो आपको पता चल जाएगा, पट्टा है ना। तो इसमें बोला जिसमें आपका हित है, ठीक है, तो चाहे वो पट्टे में हो, चाहे वो भूमि स्वामी हो, तो वो क्या कर सकते हैं? अंतरण कर सकते हैं, ठीक है। अपने हित का, भूमि में अपने हित का अंतरण कर सकते हैं। किसके अधीन? 158 के अधीन और 168 के अधीन। तो ये वाली चीजें आपको यहां से थोड़ी सी याद रखनी है। शर्त क्या है? शर्तों के बारे में क्या बोला यहाँ पे सेक्शन में कि अगर शर्त ये है कि अगर शेष भूमि हो,
क्या भूमि हूँ, शेष भूमि हूँ। और शेष भूमि में कौन कौन, सिंचित और असिंचित। शेष भूमि हूँ जो सिंचित हो या असिंचित हो। अगर सिंचित है तो कितनी भैया, 5 एकड़, और असिंचित है तो कितनी भैया, 10 एकड़। 5 एकड़ और 10 एकड़, और फ्री फ्रॉम चार्ज। विलंगम से मुक्त, भार से मुक्त, है ना। ये शर्त होनी चाहिए कि ट्रांसफर अगर आप करते हो तो 10 एकड़ शेष भूमि जो 5 एकड़ सिंचित है और 10 एकड़ असिंचित है और फ्री फ्रॉम चार्ज है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है ट्रांसफर की, ठीक है। अब आपका एक का कंडीशन निकल के आ रही है, एक आपका ये बोल रहा है भोग बंधक के बारे में। आप पढ़ते हो ना टीपीए में, भोग बंधक, है ना। अब भोग बंधक का जो इसमें टाइम पीरियड लिखा है 6 वर्ष की काल अवधि तक, अभी पढ़ेंगे, पहले आप ये बना लो चार्ट। ठीक है। और 6 वर्ष या बंधक की अवधि के पश्चात अगर कब्जा बेदखल करना है तो तहसीलदार करेगा। क्यों, अगर देखो 6 वर्ष बीत गए और आप क्या कर रहे हो, भोग बंधक हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो उस चीज का, और 6 वर्ष के बाद आपको क्या करना था, कब्जा खाली करना था। कब्जा क्या करना था, खाली करना था। लेकिन आप अतिचारी के रूप में, अतिचारी मतलब रह रहे हो इसके बाद भी अतिचारी के रूप में, ठीक है। तो तहसीलदार क्या करेगा, आपसे फिर खाली करवाएगा। बेदखल, खाली क्यों, बेदखल लिखो ना सीधा सीधा, वही पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपका बंधक को ब्याज, बंधक में ब्याज मूल राशि के आधार पर नहीं, ठीक है। मूल राशि के आधार पर नहीं बनेगा ब्याज। बंधक पे अगर रखी है आपने कोई प्रॉपर्टी, बंधक में ब्याज के बारे में बात कर रहा है, तो मूल राशि से अधिक नहीं, मूल राशि से अधिक नहीं लगेगा, अधिक नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीड करने पे आपको नॉलेज हो जाएगा। क्या लिखा है भैया कि वो उपबंधों के अधीन 156 158 के अधीन रहते हुए भूमि स्वामी अपने भूमि के कोई भी हित का अंतरण कर सकेगा। सबसे पहला लाइन ही मैंने लिखी थी, भूमि में अपने हित का अंतरण इसके अधीन कर सकेगा, ठीक है, भूमि स्वामी, ठीक है। अब भूमि स्वामी किसी बात के होते हुए बंधक के पश्चात, इसके पश्चात तब तक विधिमान्य नहीं होगा, भूमि स्वामी द्वारा भूमि का कोई भी बंधक इसके पश्चात विधिमान्य नहीं होगा, कम से कम 5 एकड़ सिंचित भूमि और 10 एकड़ असिंचित भूमि और विलंगम व्यवहार मुक्त के उसके पास ना बच जाए, है ना। तो मतलब ये बोल रहा है आप अपने अधिकार का अंतरण कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट का अंतरण कर सकते हो, लेकिन जब आप अंतरण कर रहे हो तो ऐसा अंतरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा। आपके पास 5 एकड़ सिंचित भूमि बचनी चाहिए, आपके पास 10 एकड़ सिंचित असिंचित भूमि बचनी चाहिए, आपके पास फ्री फ्रॉम जो भार मुक्त भूमि है वो आपके पास बचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्याजी भूमि आप लेके क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये बात तब तक आप क्या नहीं कर सकते, अंतरण नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके देखो ये भोग बंधक के बारे में क्या बात कर रहा है, भोग बंधक के बारे में क्या लिखा है, देखिए जरा, इसमें लिखा है कि भैया बंधक की गई भूमि का कोई भी कब्जा बंधकदार की अवधि की 6 वर्ष के काल अवधि के अवसान के पहले होता है, तो अवसान होने के पश्चात भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास सीधा सीधा भोग बंधक, जब आप बंधक की अवधि है, बंधक की अवधि बताइए कि 6 वर्ष की काल अवधि तक अगर आपने बंधक किया है और 6 वर्ष की कालावधि के बाद भी आप क्या कर सकते हो, उस पर कब्जा रखते हो, तो फिर आप अधिकारी के रूप में हो और तहसीलदार आपको क्या कर सकता है, बेदखल कर सकता है कि नहीं। कि अगर भूमि स्वामी द्वारा कोई भूमि का भोग बंधक जिसके पश्चात विधिमान्य नहीं होगा जो 6 वर्ष की कालावधि के लिए हो, है ना। तो ये वाला भी बात बोल रहा है कि बंधक पे रखा है तो 6 वर्ष के से अधिक के लिए, वो कालावधि तक के लिए हो तो वो क्या नहीं होगा, विधिमान्य नहीं होगा। मतलब भोग बंधक जब आप किसी को भूमि स्वामी क्या करता है, बंधक करता है, तो वो 6 वर्ष की कालावधि तक ही विधिमान्य होगा, उससे अधिक के लिए विधिमान्य नहीं होगा। ये भी तो एक ट्रांसफर है ना अपने राइट का। भोग बंधक मतलब आप वो यूज करेगा, उसका उपभोग करेगा, है ना। और अगर 6 वर्ष से अधिक के लिए और आप खाली नहीं कर रहा अभी ये भोग बंधक, तो फिर भैया तहसीलदार आपको अतिचारी के रूप में क्या करेगा, बेदखल करेगा। तो ये आपका 165 है, ट्रांसफर है इसका राइट का, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर लैंड। ओके,
क्लियर क्लियर क्लियर। इसका एक अपवाद है, केवल भोग बंधक ही मूल राशि से अधिक नहीं वसूल करेगा बंधक का ब्याज, लेकिन केवल भोग बंधक तो लगा सकेगा, क्योंकि आपने रिलीज नहीं करवाई तो वो तो ब्याज बढ़ा देगा। ये वाली चीज आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी देखने लायक है। चलिए 165 का 4 देखो, और जिसके साथ आपको रीड विथ करना है 166, इसी के साथ ही करते हैं खत्म। 165 का 4 और रीड विथ 166, देखो जरा, देखो क्या है 165 का 4। क्या लिखा है? अंतरण का अधिकार केवल विहित सीमा तक होता है। अंतरण का जो अधिकार होता है, ये आपका, ये जब पढ़ोगे आप तो ये क्या होगा, अंतरण का जो अधिकार आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, ये एक विहित सीमा तक होगा, विहित सीमा तक होगा। जितना आपके पोजीशन में है या जितना आपकी जो कंडीशन है उसके उसी सीमा तक होगा। लेकिन आप क्या करते हो, उल्लंघन कर देते हो। आप अगर उल्लंघन कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, समापरण हो जाता है, आपका अधिकार आपका जो है समाप्त हो जाता है। और जो समाप्त हो जाता है वो कहाँ दिया है आपका 166 में दिया है, कि इसमें लिखा है साफ साफ कि 165 के 4 के उल्लंघन करने पर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी। और वो समापरण किसके किसके अधीन चला जाएगा, वो भूमि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन चली जाएगी। और समाप्त करने की मतलब भूमि का चयन करने का अधिकार अपेक्षा करेगा कौन, एसडीओ करता है, कि भूमि आप चयन करो भैया, उसकी अपेक्षा कौन करेगा आपसे, एसडीओ करेगा। तो चयन करने का अधिकार, कि आपका चयन करने का अधिकार है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये वाले आप जहां तक सीमा लिमिट है उतना ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, ये क्या कौन कौन बताएगा, एसडीओ बताएगा। लेकिन जब समाप्त उल्लंघन करने पर ये स्टेट गवर्नमेंट के बहाव पे जाएगा और ऑर्डर जारी कौन कर देगा, आपका एसडीओ को, भैया आपकी भूमि क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये वाली चीज आपको यहाँ से थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। क्लियर। अब यहाँ पे तहसीलदार देखने तो बहुत कम देखे, मतलब देखा ही नहीं है जब से अभी स्टार्ट किया है। एसडीओ देखने मिल रहा है। थोड़ा सा याद रखना कि आपका जो आपका चल रहा है भूमि स्वामी वाला जो कॉन्सेप्ट आप लेके चले हो, है ना, भूधारी वाला, तो वहाँ पे थोड़ा सा एसडीओ देखने मिल सकता है। बाकी देखो एलआरसी है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे एसडीओ समापरण 166 स्टडी है। हाँ चलो, अब आदिम जनजाति भैया 165 का 6 अलग ही अल्टीमेटम है ये तो आपका, है कि नहीं। आदिम जनजाति, ठीक है, एबोरिजिनल ट्राइब के बारे में बात करता है, एबोरिजिनल ट्राइब, है ना। तो आदिम जनजाति, और अगर क्वेश्चन आ गया सीधा सीजे में, ठीक है, तो आपको 165 का 6 लगा देना है। ये बात करता है आपके आदिम जनजाति, किसके बारे में बात कर रहा है, आदिम जनजाति, है ना। चलिए आदिम जनजाति 165 का 6, ये क्या बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि आदिम जनजाति आपका कहाँ है, आपका संविधान में 5th अनुसूची और 6th अनुसूची में जब आप देखने जाओगे तो संविधान की 5th और 6th अनुसूची में आपका वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपका बताया गया, ठीक है। किसके बारे में, शेड्यूल ट्राइब, कहाँ पे बताया, संविधान में 6th में और 5th अनुसूची में, 5th में और 6th अनुसूची में, ठीक है। यहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया है 6वीं और 5वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए क्या है आप देखो जरा, शेड्यूल ट्राइब की भूमि की अनुज्ञा कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अंतरण नहीं होगी। पहली चीज, शेड्यूल ट्राइब की भूमि शेड्यूल ट्राइब में तो चली जा सकती है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की भूमि किसी अदर पर्सन को खरीदना है तो कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना नहीं होगी। पहला प्री और पहला आपका यहां से निकल गया, ठीक है। देखो 165 का ए, 6 का ए क्या बोल रहा है कि अगर एसटी की भूमि किसी अदर पर्सन को जानी है या अदर पर्सन को खरीदनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी,
वो भी रिटर्न में, और वो रिटर्न में आप लोगों किसके, कलेक्टर से। किससे लोगे भैया, कलेक्टर से। पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और कलेक्टर से किसमें, आपको दो चीज़ें तो कर रहे हो ना आप, या तो विक्रय संबंधी या तो उधार संबंधी संव्यवहार, ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये वाली दो चीजें आप याद रखना, ये कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना नहीं होगा। कलेक्टर की अनुज्ञा विक्रय के संबंध में लेनी पड़ेगी और उधार संबंधी संव्यवहार के संबंध में आपको लेनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 165 के सी में लिखा है कि भैया इसका डिसीजन किसका होगा, ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे, कलेक्टर का डिसीजन होगा। इसी में यही आपको यहीं से पढ़ लेना है 165 का सी कि फाइनल डिसीजन किसका होता है, फाइनल डिसीजन कलेक्टर साहब का ही होता है। किसका होता है ये भैया, कलेक्टर साहब का होता है ट्रांसफर के संबंध में। ये आपका 165 का सी है। 165 का बी देखो जरा, 165 6 का बी, परिसीमा ट्रांजैक्शन को 3 साल के भीतर होगा। परिसीमा की अवधि कितनी बताइए ट्रांजैक्शन की, 3 साल के भीतर। या तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो या रेटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाली देखो बी पॉइंट, जरा इसका बी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और देख लो जरा। परिसीमा अधिनियम 1963 के अधीन किसी बात के होते हुए कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी भी संव्यवहार को 3 साल के भीतर जैसा कि भेद किया जाए या निमित्त आवेदन के पश्चात जांच करके उचित समझेगा और सुनवाई का युक्ति अवसर देने के पश्चात उसको क्या कर सकता है, इनकार करने वाला आदेश भी दे सकता है। मतलब आपका कलेक्टर की ही पावर है 165 के 6 के बी में कि जो कलेक्टर हैं विद इन 3 साल के भीतर किससे, स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पे सुनवाई के पश्चात क्या कर सकेगा, सुनवाई के पश्चात या तो ये क्या करेंगे, रेटिफाइड कर देंगे या आपका रिफ्यूज कर देंगे ट्रांसफर से। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है 165 के बी में, 6 के बी में। आ जाइए 165 के 7 में, सीधा सीधा एग्जाम्पशन के बारे में बात करता है ये कि किसी बात के होते हुए डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की विक्रय या स्टेट गवर्नमेंट की भूमि 5 एकड़ 10 एकड़ सिंचित भूमि को छोड़कर और कुर्की या विक्रय नहीं होगा। 165 के सी में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना आंदोलन बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो अकेला ये बात रख लो, एक्सेप्शन के एग्जाम्पशन के बारे में आपका एग्जाम्पशन बताया गया है 165 के 7 में। 7 वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर किसी बात के होते हुए भी डिक्री या कुर्की का मतलब डिक्री या आदेश के निष्पादन में, डिक्री या आदेश के निष्पादन में, डिक्री या आदेश के निष्पादन में क्या बताया गया है, डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई कुर्की भैया, कोई विक्रय भैया, कोई कुर्की भैया, कोई विक्रय भैया, और एक और चीज निकल के आ रही है एसटी की भूमि। देखो ये डायग्राम है, ये मैं बस आके आपको समझाने के हिसाब से कि आप लोग इन पे फोकस कर लो तो काम बन जाएगा। अगर कुर्की किसकी नहीं होगी, छूट किसको है भैया, 5 एकड़ सिंचित को और 10 एकड़ आपकी असिंचित भूमि को छूट दी गई है। विक्रय के बारे में कुछ नहीं बोला। एसटी गवर्नमेंट की अगर कोई भूमि, एसटी की अगर कोई भूमि है तो उसकी कुर्की और विक्रय से भी छूट मिली है, कुर्की और विक्रय से भी क्या मिली है, आपकी छूट मिली है। तो ये वाली चीज आपको याद, ध्यान देने वाली बात, मतलब कनेक्टर की अनुज्ञा के बिना ना तो आपका क्या होगा, अंतरण होगा, ना तो ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपका 165 खत्म हुआ, बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 165 यहाँ पे इतना ही हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर, चलिए आज थोड़ा सा बच गया है, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको। 165 के आगे 167 उठाएंगे सीधा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी याद करने का तरीका आप मुझसे पूछ सकते हो, बड़े ही शानदार तरीके से अपन इसको कवर करेंगे।